तो ब्रिटेन के खिलाफ रूस का सबसे नया प्रहार। आप देखिए खबर क्या है। दरअसल रूस ब्रिटेन की समुद्री केबल को काटने की साजिश रच रहा है, इस बात का दावा। और इस काम के लिए रूस की GUGI ब्रिगेड को एक्टिव भी किया गया है। बाल्टिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री केबल को काटने की योजना। रूस की समुद्री साजिश में चीन भी शामिल है, यह खबर आ रही है। 22 सांसदों की समिति ने ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और यह जानकारी दी गई कैसे काटी जाएंगी समुद्री केबल्स। तो रूस की GUGI ब्रिगेड के पास पनडुब्बियों समेत 50 से अधिक जहाज हैं और 6000 मीटर तक गोता लगाने वाली पनडुब्बियां काटेंगी इन केबल्स को। GUGI ब्रिगेड के गोताखोर भी इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूसी जहाजों के जरिए भी ब्रिटेन नाटो की समुद्री केबल्स को खतरा है। सन के हवाले से यह जानकारी दी गई है। तो अपने आप में एक बड़ी योजना। रूस की तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, सबसे पहले तो दर्शकों को समझाइए ये खबर है क्या, इसका मतलब क्या है? केबल को अगर काटा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये ब्रिटेन के लिए, नाटो देशों के लिए चिंता की कितनी बड़ी बात है? देखिए, पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार इस तरह की आशंका की बात जताई जाती है। हालांकि 3.5 साल में यह देखने को मिला कि समंदर के भीतर जो सबसे बड़ी पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, वो रूस की थी और उसमें पश्चिमी देशों का हाथ था। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों के गोताखोर या फिर कहीं उनकी जो ट्रुप्स थे वो इसमें शामिल थे। ये तकरीबन अब रूस की तरफ से ना केवल आरोप लगाया जा रहा था बल्कि बहुत हद तक ये साबित हो चुका था। अब उसका एक काउंटर आप कह सकते हैं, ये रूस के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए कि रूस का खतरा केवल जमीन पर ही नहीं है बल्कि समंदर के नीचे भी रूस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अगर कमोबेश देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में यूरोपीय देश, खासकर ब्रिटेन की तरफ से रूस के खिलाफ एक रूसोफोबिया का एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया गया है और इसी के आधार पर कल के दिन में रूस और नाटो की जंग की जो पृष्ठभूमि तैयार होगी वो यही होगी कि देखिए रूस कितना खतरनाक हो चुका है, रूस से कितना बड़ा खतरा है और इसीलिए यूरोपीय देशों के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा था रूस से जंग लड़ने का। तो ये सब उसी नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें उनकी पार्लियामेंट की कमेटी एक रिपोर्ट देती है, फिर ब्रिटिश मीडिया उसे पब्लिश करती है और फिर इसी के नाम पर पुतिन और रूस का डर दिखाया जाएगा। बिल्कुल, और रूस के खिलाफ ये जो रूसोफोबिया है जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये हम आगे और समझेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पोक्रोवस्क में रूसी काफिले पर हुआ एक और बड़ा हमला। ड्रोन से रूसी सेना पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। यूक्रेनी हमले में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह। हमले में 8 रूसी सैनिकों की मौत, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक के 52 अटैक, हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला किया गया। आसमान से यूक्रेनी पोस्ट पर बारूदी बौछार की गई। रूसी हवाई हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गया। तस्वीरें हैं कि 52 अटैक हेलीकॉप्टर की जिससे यह हमला किया गया। यूक्रेनी पोस्ट को बनाया गया है निशाना। इधर ब्रिटेन सांसदों की रिपोर्ट में खुलासा, रूस के प्रति सख्त रुख अपनाना होगा। समुद्री केबल पर हमलों से पहले ही एक्टिव होना होगा। सख्त रुख नहीं अपनाया तो विनाशकारी हमले होंगे। और देखिए रूसी नेवी GUGI ब्रिगेड कितनी खतरनाक है, कुछ जानकारी आपके सामने। समुद्र की गहराई में खुफिया और निगरानी मिशन का काम, समुद्र में केबल नेटवर्क काटना, जासूसी उपकरण लगाना, ये सारे टास्क हैं। पानी के नीचे विशेष हथियार और परमाणु उपकरणों का परीक्षण करना भी इसकी जिम्मेदारी। GUGI के पास विशेष पनडुब्बियां जिन्हें मदर सबमरीन कहा जाता है। GUGI के अभियानों और ठिकानों की जानकारी बहुत ही सीमित है। इसकी गतिविधियों को रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य माना जाता है और अब इसी को एक्टिव
किया गया है पुतिन की तरफ से। तो देखिए ये तैयारी है और समुद्री केबल काटने से क्या महायुद्ध हो सकता है, क्या इसकी आशंका है, क्योंकि ब्रिटेन में इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। होगा क्या, तो सबसे पहले देखिए इंटरनेट ठप हो जाएगा, क्लाउड सेवाएं जो है वो ठप हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और सैन्य गतिविधियां भी इससे बाधित हो जाएंगी। और नेटो प्रतिक्रिया की बात करें तो समुद्री केबल्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटो की तरफ से माना जाता है। केबल काटने को युद्ध की आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा और ब्रिटेन इसे नेटो के आर्टिकल 5 तक एक्सटेंड कर सकता है, ले जा सकता है। नेटो रूस टकराव की स्थिति बन सकती है अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है रूस की तरफ से। तो संजय सोईसर भी हमारे साथ है। संजय सोईसर, एक बात बताइए, जो हालात जितने संवेदनशील बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर एक चूक एक गलती हुई तो फिर युद्ध बहुत विस्तार लेगा। क्या इन हालातों में आपको लगता है कि रूस कुछ ऐसा करेगा जो समुद्री केबल काटने की बात आ रही है, और अगर इसके पीछे रूसोफोबिया है, रूस के खिलाफ स्ट्रेटेजी है, तो मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस समय में जैसे अभी आप कह रहे हैं कोरोना, बिल्कुल ठीक बात है कि जो टेंशन है, अभी तक रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, नेटो पीछे से सपोर्ट दे रहा था, लेकिन अभी रशिया और नेटो के बीच में टेंशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रशिया ने जो बेलारूस के साथ झपाट 25 एक्सरसाइज की, उधर से नेटो के देश भी एक्सरसाइज कर रहे थे। पोलैंड में तैयारी हो रही है, बाकी लिथुनिया में तैयारी हो रही है, बाकी देशों में तैयारी हो रही है। इसमें माहौल इतना गर्म हो जाता है कि छोटी सी भी गलती, जिसको कहते हैं चिंगारी, आग का रूप ले सकती है। तो ऐसे में अभी ये देखिए, सांसदों ने जो रिपोर्ट दी है, अभी कितनी सच है कितनी झूठ है ये अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ये होता है, क्योंकि उन्होंने ये भी जैसे आप कह रहे हैं आर्टिकल 5 को अगर या इसको आक्रमण के तौर पे माना जाता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन हो जाएंगे। यही कारण है कि शायद वो पहले से ही प्रोएक्टिव करके रशिया को वार्न करना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की कुछ करने की कोशिश की या सोचा तो हम सब के सब इसका संज्ञान लेंगे और इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। लेकिन अगर ये होता है तो करना जी, वाकई में ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के ज़माने में। एक लाइफ लाइन इससे जुड़ी हुई है, जैसे भी बता रहे थे, चाहे वो कॉमर्स हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर हर तरह का जो पर्सनल लाइफ है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा इंडस्ट्री। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक तरह से कहा गया आर्टिकल 5 भी इनको वोक हो सकता है, यानी एक तरीके से जो नेटो है, अगर ब्रिटेन के खिलाफ भी होता है तो अपने खिलाफ रूस का जो युद्ध है वो समझेगा। कैरेबियन सी में वेनेजुएला की वॉर ड्रिल, और वॉर ड्रिल में लाइव फायरिंग की एक्सरसाइज की गई और सॉवरन कैरेबियन 200 नाम से यह ड्रिल की गई है। 2500 सैनिकों ने इस वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया है। और देखिए, इस बीच इजराइल और ईरान की बात की जाए तो इस फ्रंट से भी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के तनाव के बीच ईरान ने किया है मिसाइल परीक्षण। ये देखिए आप, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है ये। परीक्षण के जरिए इजराइल को अपनी ताकत दिखाई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस साल की शुरुआत में जो देखने को मिला इजराइल और ईरान के बीच में, इसके बाद नेक्स्ट फेज भी कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध का। और ऐसे में ईरान ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो किया है ईरान ने, ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। नेटो से यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग फिर से दोहराई है। यूक्रेन के अधिकारी नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की है। मार्क रूटे से रुस्तम उमेरेव ने सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है। मार्क रूटे से सैन्य मदद बढ़ाने की बात भी सामने रखी गई है। यानी यूक्रेन हर हाल में चाहता है कि नेटो से सुरक्षा गारंटी मिले, और इसी को लेकर रूस तिलमिलाया हुआ है कि अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा नेटो की तरफ से तो फिर इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा विध्वंसक होंगे। जी हां, तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेटो की सुरक्षा क्या है, जानकारी वो देखिए। यूक्रेनी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ने नेटो चीफ से मुलाकात की है और रुस्तम उमेरोव ने नेटो से यूक्रेन के खिलाफ सुरक्षा गारंटी की मांग की है। नेटो और यूक्रेन के बीच गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रुस्तम उमेरोव ने यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती की मांग की है।
नाटो की सुरक्षा गारंटी से यूक्रेन में शांति आएगी, ये रुस्तम उमेरोव ने कहा है। तो जिस तरीके से ये सिक्योरिटी गारंटी की मांग की जा रही है, सवाल यहां पर यही है कि ये सिक्योरिटी गारंटी क्या मिलेगी सिंगल सर? सीधी सी बात है, लंबे समय से यूक्रेन ये कह रहा है कि हमें सुरक्षा गारंटी दी जाए, हमें सुरक्षा गारंटी दी जाए। बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन उसके फॉर्मेट पर अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हो पाई। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी पॉसिबिलिटी है नाटो यूरोपियन देश कोई किसी फॉर्मेट पे गारंटी प्रोवाइड कर सके यूक्रेन को? देखिए, मेरे को तो अमित लगता नहीं कि ये नाटो रशिया एग्री करेगा कि नाटो जो है सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को दे, क्योंकि यूक्रेन ये जैसा कि आपने कहा कि बराबर ये कोशिश है यूक्रेन की कि उसको कोई नाटो से सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए, तो ताकि उनको रशिया का जो हमला जो भी चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसमें उनको अपनी सुरक्षा कर सकें। तो जो अभी जो जब भी कुछ झगड़ा बढ़ता है, यूक्रेन हमेशा यही डिमांड करता है कि नाटो से कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे दी जाए। वो तो मेंबरशिप भी चाहते हैं खैर अपनी, लेकिन अगर इस तरह का कुछ आगे बढ़ेगा, जो कि नाटो को भी मालूम है और यूएसए ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री नहीं होगी। दूसरा, गारंटी के बारे में भी उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया है। अभी तक उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हाँ, या यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी की आवश्यकता है, जो कि रशिया ने भी माना है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी पीछे स्टेटमेंट दिए हैं कि यूक्रेन को कुछ गारंटी चाहिएगी, लेकिन उसकी क्या फॉर्म होगा उसमें उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि नाटो का कोई उसमें रोल नहीं होगा, क्योंकि ये सारा झगड़ा ही अगर मैं याद हो तो इस पर शुरू हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का और यू का मेंबर बनना चाह रहा था। तो इसलिए मुझे नहीं संभावना लगती कि ये जो यूक्रेन की कोशिश है वो उसमें सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, और हमने देखा भी था कि हालांकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दावा जरूर किया था कि वो भी इस पर राजी है, यानी कि रूस राजी है कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी मिले, लेकिन इसके विरोधाभासी बयान इसके बाद रूस की तरफ से सामने आया। जो दावा ट्रंप की तरफ से था, तो सवाल है कि अगर नाटो ऐसी कोई गारंटी देता है तो इस पर रूस का क्या रिएक्शन होगा। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की तरफ से किया गया है ड्रोन अटैक। बेलगोरोद ऑयल प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले के बाद ऑयल प्लांट में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के अंदर घुसकर एक और हमले को अंजाम दिया गया। बेलगोरोद जो कि सीमा से बिल्कुल नजदीक मौजूद है ये, और यहां पर ड्रोन अटैक किया गया। बेलगोरोद ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया। लगातार एक हम देख रहे हैं पैटर्न जो अटैक का है। यूक्रेन की तरफ से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से हमलों में। और वहीं खेरसौन में रूसी काफिले पर यूक्रेन का अटैक हुआ। अगली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी हमले में रूसी T-62 टैंक तबाह हो गए। तस्वीरें आप देखिए उस टैंक की जिस पर हमला किया गया है। T-62 टैंक बताया जा रहा है जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी कामाकाजी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी लैसन ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच खबर यह कि पोलैंड की मदद के लिए आगे आया है अमेरिका। जी हां, पोलैंड को जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। $78 करोड़ की जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। तो ऐसा लग रहा है जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इससे अमेरिका ही भली भांति वाकिफ है, और यही वजह है कि पोलैंड को उसकी रक्षा के लिए और ज्यादा मिसाइल देने का फैसला अमेरिका कर रहा है। खबर क्या है देखिए, पोलैंड ने 2506 जेवलिन मिसाइलों की डिमांड की थी अमेरिका से। $78 करोड़ की मिसाइल देने पर अमेरिका ने रजामंदी दे दी है। पोलैंड को FGM-148F जेवलिन मिसाइल मिलेगी, सिमुलेटर मिसाइल, बैटरी कूलिंग यूनिट भी मिलेगी। रूस के खिलाफ नाटो की सुरक्षा इसके साथ और ज्यादा मजबूत करने की ये कोशिश है। तो जेवलिन मिसाइल आखिर कितनी खास है? ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, कंधे पर रखकर हमला इससे किया जाता है। 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लक्ष्य को ट्रैक करती है मिसाइल। नाटो सेनाएं इसका लगातार अब इस्तेमाल कर रही हैं, और यही वजह है कि यह समझ में आ रहा है कि नाटो अपनी तैयारी को पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है।
और देखिए रूस के खिलाफ पोलैंड की जबरदस्त सैन्य तैयारी चल रही है, जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहे थे खबर। और देखिए मॉन्स्टर एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पोलिश आर्मी, बॉर्डर पर तैनात मॉन्स्टर एंटी ड्रोन सिस्टम। और एक और बड़ी खबर, नाटो के एक और देश पर रूस का हुआ है ड्रोन अटैक। बाल्टिक देश लातविया में रूस का हुआ है ड्रोन से हमला। समंदर के किनारे रूसी गेरबेरा ड्रोन का मलबा मिला, कुछ वैसा ही जैसे पोलैंड में देखने को मिला। ड्रोन का पिछला हिस्सा समंदर किनारे मिला है। रूसी ड्रोन मिलने के बाद से नाटो में हड़कंप है। लातविया की पीएम एविका सिलिना ने कहा कि ड्रोन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अब रूस की जो रणनीति है वो युद्ध को विस्तार देने की तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर इस वक्त रूस अभी टेस्ट कर रहा है कि आखिर अगर उसकी तरफ से कोई अटैक होता है तो इस पर क्या रिएक्शन होगा नाटो कंट्रीज की तरफ से। और पोलैंड पर रूसी हमलों के बाद लातविया की बड़ी तैयारी। जी हां, बेलारूस बॉर्डर को सील करने में जुटा है लातविया। कंटीले तारों से बॉर्डर की फेंसिंग, सीमा पर कंक्रीट की दीवार भी खड़ी कर रहा है लातविया। बाल्टिक देश लातविया नाटो में शामिल है। तो आप देखिए जो नाटो मेंबर्स हैं वो किस तरह से तैयारी कर रही हैं। लातविया जो कि बाल्टिक कंट्री है, छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की आशंका है कि रूस की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं और उसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। सीमाओं को सील किया जा रहा है लातविया के द्वारा। तो सवाल यह है कि क्या अब यूरोप में महायुद्ध तय है? खौफ में आखिर क्यों? नाटो देश है, हुआ क्या है? देखिए पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो में पहले से ही टेंशन हाई है। बाल्टिक देशों ने बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया भी कर रहा है अपने बॉर्डर को सील। बेलारूस बॉर्डर पर पिरामिड की तरह कंक्रीट की दीवार बहुत तेजी के साथ ही निर्माण हो रहा है। कटीले तारों से बॉर्डर की फेंसिंग कर रहा है लिथुआनिया। लिथुआनिया बॉर्डर पर सैकड़ों नाटो सैनिकों की तैनाती की गई है। ये हालात इस वक्त है। सुशील कुमार सिंघल सर, कहा तो जा ही रहा था कि कभी भी हालात ऐसे बन सकते हैं जहां पर रूस और नाटो के बीच युद्ध शुरू हो जाए। कभी 2029 तो कभी 2027, अलग अलग जो टाइमलाइन है दी जा रही थी, लेकिन आपको लग रहा है मौजूदा हालात में ये बहुत जल्द हो सकता है? संभावना तो कुछ भी, खैर फ्यूचर का किसी को नहीं मालूम क्या होगा और क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि मेरा अपना विचार ये है कि रूस को अपना ये जो लड़ाई का मैदान बढ़ाने में कोई इस वक्त मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उनकी कोशिश ये है मेरे विचार से कि इन सबको धमका कर रखा जाए, डरा के रखा जाए, ताकि वो ज़्यादा यूक्रेन की मदद ना करें, अपनी डिफेंस में ज़्यादा लगे रहें। और ताकि वो जो उनकी जो फोकस एरिया है, अभी तक आप ये देखिए रूस ने क्या किया है। रूस ने कुछ पोलैंड में कुछ अपने ड्रोन भेज दिए, उस या लातविया में भेज दिए, या लिथुआनिया में भेज दिए, कुछ रोमानिया में गए। तो उससे उन्होंने एक तो उनको ये फ़ायदा हुआ, उनको पता लगा कि वो टेस्टिंग क्या है, उनके ये रिएक्शन टाइम क्या है, कहाँ कहाँ इनकी जो है जो रडार हैं वो फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो दूसरा उनको जो है ये पता लग रहा है कि ये नाटो की रिएक्शन इसमें सब में क्या हो रही है। और अब जैसा कि आप बता रहे हैं वो सब अपने सुरक्षा में लग गए हैं। वो कोई जैवलिन मिसाइल मांग रहा है, कोई अपनी कंक्रीट की दीवार बना रहा है, कोई खाई खोद रहा है। तो वो यूक्रेन की मदद करने की जगह वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो उससे रूस का जो उद्देश्य है, वो यूक्रेन में जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं, उसमें उनको बहुत आसान हो रहा है सबके लिए। कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन डोनेस्क में बहुत ज्यादा टकराव रूस और यूक्रेन के बीच दिखाई दे रहा है जंग के मैदान में। जहां कीव का दावा है कि 160 वर्ग किलोमीटर इलाका मुक्त करा लिया गया है। डोनेस्क में अगस्त के अंत से यूक्रेनी सेना हावी है। यूक्रेनी सेना ने कई गांवों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। तो रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन का दावा क्या है, ये देखिए। 160 वर्ग किलोमीटर इलाका मुक्त करा लिया, रूस को पीछे धकेला जा रहा है। 18 रूसी अफसरों के मरने का दावा भी किया गया है। पोक्रोवस्क की 7 बस्तियां यूक्रेनी कब्जे में हैं। ड्रोन हमले बढ़ाए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये दावा किया गया। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? ज़ेलेंस्की आर पार के मूड में है। रूसी हमलों पर यूक्रेनी पलटवार और ज़ेलेंस्की को मिला यूएस का साथ। ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास बढ़ा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पोक्रोवस्क फ्रंटलाइन पर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, यह ज़ेलेंस्की का दावा। यूक्रेन हमले के बाद 9 पोस्ट से पीछे हट गई है रूसी सेना।
यूक्रेन हमले में 2500 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है, यह ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। 100 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने कब्जे में भी लिया है, यानी कि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस के साथ जो युद्ध है उसमें उसे बड़ी कामयाबी बीते कुछ घंटों में मिली है। और हूती विद्रोहियों से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। हूती ने तोड़ी इजरायल की डिफेंस लाइन। जी हां, मिडिल ईस्ट से खबर सामने आ रही है। ड्रोन हमले के बाद होटल में भीषण आग लग गई है। हूती विद्रोहियों की तरफ से यह हमला किया गया है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में होटल को निशाना बनाया गया। इलात में होटल को ड्रोन से निशाना बनाया गया और हमले के बाद आग लग गई इस होटल में। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से, जहां पर हूती के हमले के बाद इलात में अफरा तफरी। हमले के बाद जान बचाकर भागते हुए नजर आए लोग। हूती के हमले से होटल को हुआ है भारी नुकसान। हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए आप, हूती विद्रोहियों की तरफ से एक बार फिर से इजराइल में यह हमला किया गया और इलात में जो अटैक किया गया इसके बाद लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। हूती के हमले से होटल को भारी नुकसान पहुंचा है। यह देखिए आप, ड्रोन अटैक किया गया। हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट साउंड कर दिया गया है। तो यह देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में भी हालात और ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। इजराइल पर एक के बाद एक कई शहरों पर अटैक को अंजाम दिया गया। इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। जो अटैक किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं। लोगों ने यह सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। लोग इसके बाद वहां से भागते हुए भी नजर आए हैं। हूती के इस हमले के बाद इजराइल में काफी दहशत है। और देखिए गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप हमला अभी भी जारी है। गाजा सिटी में टारगेट बनी बड़ी बड़ी इमारतें। 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई। बड़े टावर्स में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास की मौजूदगी ये रिपोर्ट में कहा गया और इसी वजह से इन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये गाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इन इमारतों को निशाना बनाया गया। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार कि इन इमारतों में हमास के आतंकी छिपे हैं और यही वजह है कि इन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए गाजा सिटी से एक और बड़ी खबर। गाजा सिटी मस्जिद पर इजराइल ने अटैक किया है। अल बाकी मस्जिद से अपना नेटवर्क चला रहा था हमास। 24 घंटे में गाजा मारे गए हैं 33 से ज्यादा लोग। 24 घंटे में सिर्फ गाजा सिटी में 21 लोगों की मौत हुई है। और गाजा सिटी से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन। अब तक गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 4 लाख लोग। हमले से पहले गाजा सिटी में 10 लाख लोग मौजूद थे। लोगों को साउथ ह्यूमैनिटेरियन जोन जाने का आदेश दिया गया। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन में विवाद बढ़ा। जी हां, फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन की घुसपैठ, चीन का फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर हमला और इस वजह से यहां पर दोनों देशों के बीच समंदर में बढ़ गया है तनाव। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन आमने सामने। फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन ने घुसपैठ की है। चीन का फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर हमला। और साउथ चाइना सी में देखिए चीन वर्सेस फिलीपींस क्या हालात हैं। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड में फिर से झड़प हुई है। दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास फिलीपींस के शिप पर हमला हुआ है। हुआंगयांग द्वीप के करीब चीन ने जानबूझकर शिप को टक्कर मारी है। चीनी हमले में फिलीपींस के जहाज को भारी नुकसान की खबर है। चीन के हमले में फिलीपींस शिप के क्रू मेंबर घायल हो गए। चीन ने हुआंगयांग दाओ क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने का आरोप लगाया है। मनीष, ये जो तनाव की खबर है इसको लेकर और क्या जानकारी है? क्या वाकई में
चीन एक बार फिर से यहां पर एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस साल इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के बीच में। जो आइलैंड फिलीपींस का है और उस पर अब चीनी सेना ये दावा करती है कि वो उनका है और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को या फिलीपींस की नेवी को वहां जाने से मना कर रही है। और ये मसला केवल फिलीपींस के साथ नहीं है, सेम यही हरकत चीनी सेना ताइवान के साथ, जापान के साथ करती आई है। और इसी वजह से देखें तो फिलीपींस के राष्ट्रपति भी जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जरूरत है कि सभी देशों को इस मामले में एकजुट होने की बात है। हालांकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस सप्लाई किया जा रहा है, उनकी सेना को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि जापान हो, चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, इन सब देशों को अब इकट्ठा होकर एक संयुक्त सेना बनानी पड़ेगी ताकि वो चीन के इस तरह की हरकत को रोक सके। वरना आए दिन कभी किसी देश के साथ, कभी किसी देश के साथ चीन ये हरकत कर रहा है और उन्हें पता है कि यही उसकी रणनीति आने वाले समय में काम आएगी, जब उस क्षेत्र को, उस इलाके को जो फिलीपींस का है उसे वो विवादित घोषित कर देंगे और फिर वो बिल्कुल मनीष, और ये लगातार देखा जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि कभी भी एक बड़ा युद्ध का रूप जो लगातार चीन की एक विस्तारवादी नीति है वो ले सकती है, और क्या वो अब हो सकता है, इसको लेकर एक बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है।